Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 21st lecture on algebra. Course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology, Virtual Campus. Our 21st lecture, and as usual, a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so last lecture we talked about cyclic groups and abelian groups, so basically their relation. Subgroups of cyclic groups, few examples, and then we also talked about subgroups of the set of integers. Okay, तो थोड़ा सा briefly इनको फिर review कर लेते हैं. साइक्लिक सबग्रुप की हमने बात कर ली और साइक्लिक ग्रुप की बात कर ली. साइक्लिक सबग्रुप क्या है कि अगर आपका ग्रुप है उसमें एक एलिमेंट लें, उससे जो आप सेट जनरेट करेंगे वो हमेशा ग्रुप जी का सबग्रुप होगा, उसी को हम साइक्लिक सबग्रुप कहेंगे. फिर साइक्लिक ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप ये होगा कि आपके पास अगर ग्रुप पूरा ग्रुप जी सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, पूरा का पूरा ग्रुप जी अगर एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे कि ये ग्रुप अब एक साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो हमने कहा कि साइक्लिक ग्रुप्स क्या है कि अगर वो ग्रुप एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा. हर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है, कुछ ग्रुप साइक्लिक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. S3 एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है. इसी तरह Sn, कोई भी n बिगर देन और इक्वल टू 3 लेंगे आप तो वो साइक्लिक नहीं होगा. लेकिन बहुत सारे ग्रुप साइक्लिक होते भी हैं, जैसे Zn जो है वो तमाम n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेट्स से 2 के लिए साइक्लिक है. ओके, तो अब हमने ये कहा कि साइक्लिक ग्रुप्स और अबिलियन ग्रुप्स में आपस में क्या रिलेशन है. तो इनमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक अच्छा सा रिलेशन है. वो क्या है कि हर साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबिलियन होता है. एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन. ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट था जो हमने देखा था. अब इस रिजल्ट के फिर हमने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की बात की कि अगर आपके पास ग्रुप साइक्लिक होगा तो वो अबिलियन जरूर होगा. ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर ग्रुप नॉन अबिलियन होगा तो वो साइक्लिक नहीं होगा. ठीक है, फिर तीसरी बात हमने ये कही कि अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अबिलियन है या नहीं है, हमें पता नहीं है. हम कुछ होंगे साइक्लिक, कुछ नॉन साइक्लिक ग्रुप्स अबिलियन होंगे, कुछ नहीं होंगे. राइट, तो इसमें हम इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेटर ऑन देखेंगे. ओके, फिर हमने कहा कि फिर इस रिजल्ट को हमने प्रूव किया. प्रूव कैसे किया? आपने कोई सा एक साइक्लिक ग्रुप लिया, उसके ऊपर उसमें से कोई से दो एलिमेंट्स लिए, उनको आपने मल्टीप्लाई किया, G1 को G2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि G1 G2 G2 G1 के इक्वल है. तो यही कम्यूटेटिव की डेफिनेशन है कि किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें एलिमेंट्स को तो आपके पास रिजल्ट सेम आना चाहिए. ओके, फिर हमने कहा कि अगर आपके पास ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सब ग्रुप क्या होंगे. अब इसमें बहुत सारे एक से ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं. एक इसमें से ये मेन फंडामेंटल क्वेश्चन है कि अगर ग्रुप आपके पास साइक्लिक होगा तो उसके सब ग्रुप साइक्लिक होंगे या नहीं. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑफ कोर्स यस है कि अगर आपके पास ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होंगे. ओके, अगर आपके पास ग्रुप साइक्लिक है उसके सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होंगे. ये बहुत अच्छा रिजल्ट है. इसका प्रूफ हमने आपको नहीं दिया, लेकिन इसका प्रूफ जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इसको आपके नोट्स में इंशाल्लाह आपका इसका प्रूफ मिल जाएगा. ओके, फिर हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी कि हमने कुछ साइक्लिक ग्रुप्स लिए, उनके सब ग्रुप्स फाइंड किए, वो भी हमारे पास साइक्लिक हो जाएंगे. ओके, अब हमारे पास इसके बाद हमने ये बात की कि अगर आपके पास इंटीजर्स का सेट हो या ग्रुप हो, अगर आपके पास इंटीजर्स का ग्रुप हो तो आपके पास उसके सब ग्रुप्स क्या होंगे. अब इंटीजर्स जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है. राइट, इंटीजर्स एक साइक्लिक ग्रुप है. साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स साइक्लिक होते हैं. जब भी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप होगा उसके सब ग्रुप्स हमेशा साइक्लिक होंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई सब ग्रुप फाइंड करना है इंटीजर्स के सेट का तो आपको एक साइक्लिक ग्रुप की तरफ ही जाना होगा. मतलब ये कि आपने कोई एलिमेंट आपने इंटीजर्स में से लेना है, उससे जो सेट जनरेट होगा वही हमेशा सब ग्रुप होगा Z का. इसके अलावा कोई सब ग्रुप Z का नहीं हो सकता. राइट,
फिर हमने ये बात की कि अब Z तो आपने ले लिया, Z आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप आपने ले लिया। अब आपने ये देखना है कि इसके सब ग्रुप्स क्या हैं, यही हम देखना चाह रहे हैं। और हमने ये कहा है कि हमें ये रिजल्ट नोन है कि सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स आर साइक्लिक, सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप आर साइक्लिक, ये हमें पता है। तो Z साइक्लिक है, उसके सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होंगे। इसका मतलब है कि अगर if H is a subgroup of Z, then H is cyclic, right? राइट, ये ट्रू है क्योंकि Z साइक्लिक है, उसके सारे सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होंगे। फिर हमने इसमें क्या बात की कि अब H एक साइक्लिक ग्रुप ही होगा हमेशा। अब साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। किसके एलिमेंट, Z के एलिमेंट से, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि H जो है वो हमेशा इस फॉर्म का होगा A टाइम्स Z। A एक इंटीजर है, कोई एक एलिमेंट ले लें आप इंटीजर्स के सेट में से और उसको आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यही डेफिनेशन होती है आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी Z इंटीजर्स के सेट में से इंटीजर्स के ग्रुप के सब ग्रुप्स बनाना चाहेंगे, वो हमेशा इस फॉर्म के आएंगे। और A हम यहाँ पे A हम नॉन नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने, अगर आपसे ही कहा जाए Z आपके पास गिवन है, ग्रुप है, इसके सारे सब ग्रुप्स लिखें, आप ये सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि A टाइम्स Z और A नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये इसके सब ग्रुप्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि Z साइक्लिक है, उसके सारे सब ग्रुप्स हैं ही साइक्लिक, और इसके अलावा आप साइक्लिक सब ग्रुप कैसे जनरेट करेंगे। आपने सारे एलिमेंट्स तो Z के यूज कर लिए, इसके बाद अलावा तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, तो कौन सा और एलिमेंट हम किस सेट से लाएंगे जो इस सेट के सब ग्रुप्स जनरेट करेगा, राइट। अगर आपने साइक्लिक सब ग्रुप्स जनरेट करने हैं तो एलिमेंट्स इसी सेट में से लेने पड़ेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि H के सारे सब ग्रुप्स हमें नोन है, हमें पता है कि वो क्या होंगे। तो आप इसमें, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, Z ले सकते हैं आप, 2Z ले सकते हैं, 3Z ले सकते हैं, 4Z, और यू कैन जस्ट कीप गोइंग। अब इसमें एक और है जो कि 0 है। ऑफ कोर्स जब आप A को 0 ले लेंगे तो आपके पास ट्रिवियल सब ग्रुप बेस में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे इस तरह हम इंटीजर्स के सेट के सारे सब ग्रुप्स हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर हमने ये बात करना शुरू की, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे पास अनआंसर्ड है अभी। हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह आंसर नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी हम जितना एक आंसर हम इसका फाइंड कर सकते हैं उतना हम फाइंड करना चाह रहे हैं। Z आपने ग्रुप लिया, इसके आपने सारे सब ग्रुप्स फाइंड कर लिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है, और होपफुली आप भी ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, कि मतलब आपके पास कोई ग्रुप है, उसके सब ग्रुप्स क्या होंगे, क्या हम उसके सारे सब ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हम उसके सारे सब ग्रुप्स फाइंड नहीं कर सकते, चले क्या हम ये बता सकते हैं कि उसके होंगे कितने सब ग्रुप्स, राइट। मतलब फंडामेंटल क्वेश्चन है। Z हमने लिया, उसके तो सारे सब ग्रुप्स हमें पता चल गए, हमने ऐसे फाइंड कर लिए, ओके। फिर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपने क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन कुछ ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। पहला ये है कि एक हमारे पास कोई सा ग्रुप है, उसके क्या हम सारे सब ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि सारे सब ग्रुप्स इसके क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं इसमें ये कर सकता हूं कि अगर मेरे पास एक ग्रुप है G, तो उसके सब ग्रुप्स होंगे कितने, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैं ये कर सकता हूं, चलें ग्रुप G इन जनरल है, चलें शायद मुझे ना बताओ इन क्वेश्चन का आंसर, मुश्किल हो या कोई लेंथी आंसर हो, चले मैं इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता हूं। अगर मेरे पास G एक फाइनाइट ग्रुप है, ओनली स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसमें n एलिमेंट्स हैं, उसके सारे सब ग्रुप्स क्या होंगे और वो कितने होंगे, क्या मैं ये फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। इसी का एक और स्मॉल पार्ट, इवन सिंपलर क्वेश्चन ये हो सकता है, चले फाइनाइट भी हो गया, ठीक है, चले मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि अगर G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है,
फाइनाइट भी असाइक्लिक, उसके कितने सब ग्रुप होंगे और क्या मैं उन सबको फाइंड कर सकता हूँ? तो ये मेरे मेन क्वेश्चन है जिनको मैं आंसर करना चाह रहा हूँ। तो 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इन 4-5 क्वेश्चंस को आंसर करने में हम जो है ना अपने ग्रुप थ्योरी का बाकी जो है पोर्शन हम इस पे स्पेंड करेंगे। क्या क्वेश्चंस हैं फिर से हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसी एग्जांपल को आप जहन में रखें। आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप था Z, आपको मैंने कहा कि उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं। आपने उसको इजीली लिख लिया कि ये हर सब ग्रुप साइक्लिक है इसका, तो और वो इस फॉर्म में आएगा। इंटीजर्स के लिए आसान हो गया बात, सारे सब ग्रुप्स हमें पता चल गए। अब इंटीजर भी तो एक ग्रुप है, कोई साइक्लिक है ठीक है, स्पेशल है, लेकिन मतलब एक ग्रुप है एट द एंड। अब क्वेश्चन मैं इसी एग्जांपल को लेके अपने क्वेश्चन को जनरलाइज कर रहा हूं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर मेरे पास एक ग्रुप हो तो क्या मैं उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स फाइंड कर सकता हूं, उनको लिख सकता हूं एक्सप्लिसिटली कि यही इसके सब ग्रुप होंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूं कि मैं नहीं लिख सकता था, लेट्स सपोज मैं नहीं लिख सकता, मुझे नहीं पता, क्या मैं मुझे यही बता दें कि इसके सब ग्रुप्स होंगे कितने, टोटल कितने आएंगे इसके सब ग्रुप्स। ओके, अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं हो सकता तो इसका भी एक स्मॉल पार्ट है। वो क्या है, मैं ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगा देता हूं। आप सारे ग्रुप ना कंसिडर करें, सिर्फ फाइनाइट ग्रुप कंसिडर कर लें जिनमें ओनली फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। उसके सब ग्रुप्स कितने होंगे, क्या मैं उन सबको लिख सकता हूं? और फाइनल क्वेश्चन ये है कि फाइनाइट से भी इजी क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास ग्रुप जो है फाइनाइट साइक्लिक हो, ओके, अगर मेरे पास साइक्लिक ग्रुप हो और फाइनाइट हो लेट्स से, ओके, तो क्या उसके कितने सब ग्रुप्स होंगे और मैं क्या उनको सबको लिख सकता हूं? ये मेरा क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जितनी भी आगे मैं थ्योरी डेवलप कर रहा हूं, ये मेरे क्वेश्चन है जिनको मैं आंसर करना चाह रहा हूं, ये मेरा गोल है। ओके, अब फिर मैंने लास्ट टाइम इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन को आंसर करना स्टार्ट किया था। वो क्या था कि मेरे पास एक ग्रुप है कोई, उसके अंदर से मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, उससे मैंने सेट जनरेट किया, वो सब ग्रुप बन गया, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन किया था मैंने कि उस जो सब ग्रुप मैंने बनाया एक एलिमेंट से, उसमें एलिमेंट आएंगे कितने, राइट। आई थिंक ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये सेंसिबल क्वेश्चन है, क्योंकि आपने एक एलिमेंट लिया, अब लेट्स से उसमें वो बहुत बड़ा सेट उससे जनरेट हो रहा है। अब आप अगर उस सेट के सारे एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट कर देंगे तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मे बी ये मतलब पहले से अगर हमें पता हो कि इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे कितने, तो एटलीस्ट हम ये बता सकते हैं कि मतलब इतने एलिमेंट्स हैं और ये इस तरह के, बस ये मतलब हमारा ये सेट जनरेट होगा। लेकिन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उस सेट में एलिमेंट्स आएंगे कितने। ओके, फिर ये क्वेश्चन अगर मैं आंसर करूं तो ये मुझे हेल्प कर सकता है बाकी क्वेश्चन को आंसर करने में। वो कैसे, अगर मुझे पता हो कि एक एलिमेंट मैंने ले लिया है, उससे जो सेट जनरेट हो रहा है उसमें लेट्स से 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं और ग्रुप टोटल में जो है वो लेट्स से 15 एलिमेंट्स हैं। अब 10 एलिमेंट्स तो एक सब ग्रुप में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसका मतलब है दूसरा अगर कोई एलिमेंट लूंगा तो उसमें बाकी 5 एलिमेंट्स आएंगे ना, ये 10 तो नहीं आएंगे, राइट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, दोनों में कॉमन होगा, लेकिन इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन नहीं होंगे, राइट। तो मतलब 10 का एक सब ग्रुप बना लिया, 5 का एक सब ग्रुप बना लिया, तो मे बी मेरा ये क्वेश्चन हो कि इन दो के अलावा कोई नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रू है, लेकिन शायद इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी बन सकती हो कि मैं अपने जो मैं क्वेश्चंस किए हैं उनको मैं आंसर कर सकूं, राइट। तो अब हमारे पास Z एक ग्रुप है, उसके सारे ग्रुप्स हमें नोन है, बाकी सब जो ग्रुप्स हैं उनके सब ग्रुप्स कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन। इसके लिए मैंने ये क्या डिफाइन करना स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ग्रुप है उसमें आप एलिमेंट्स ले रहे हैं, किसी ग्रुप में से एलिमेंट्स ले रहे हैं, राइट। तो आपने ग्रुप G लिया, ठीक है, उसमें से एलिमेंट्स लेने स्टार्ट किए, ठीक है, कोई एलिमेंट ले लिया A ग्रुप में से,
मैंने ये क्वेश्चन किया था कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ये डेफिनेशन मैंने आपको दी थी कि इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सॉरी इस एलिमेंट ए का ऑर्डर क्या होगा। उसके लिए मैंने आपको ये डेफिनेशन दी थी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर ग्रुप ए जी में से मैं कोई एक एलिमेंट ले रहा हूं, उसका मैं ऑर्डर इस तरह डिफाइन करूंगा कि वो सबसे छोटा इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर मैंने फाइंड करना है जिसके लिए a टू द पावर n 1 है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, प्रिसाइज डेफिनेशन। लेकिन इसको लेट्स से बहुत आसान अल्फाज में अगर हमने देखना हो, ये इसके ऊपर हम डिस्कशन थोड़ी पहले भी कर चुके हैं। ग्रुप जी है, उसके ऊपर ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूं। ठीक है, मैं ये a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 को लिखने का मतलब ये है कि a टाइम्स a टाइम्स a टाइम्स a अप टू सो ऑन टाइम्स a, मतलब ये n टाइम्स मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, यही कर रहा हूं ना, a टू द पावर n का यही मतलब होता है। 2 टू द पावर 2 का मतलब होता है 2 टाइम्स 2, 2 टू द पावर 3 का मतलब है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, राइट। सो a टू द पावर n का मतलब है a को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब अगर मैं ऑर्डर फाइंड करना चाह रहा हूं तो बेसिकली मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैं a को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए। ओके, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, a को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, फिर इसमें मेरा ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर मेरे पास एडिशन का ऑपरेशन है तो एडिशन के केस में एडिशन की आइडेंटिटी होगी ऑफ कोर्स 0, और मेरा क्वेश्चन ये होगा कि मैं a को कितनी बार ऐड करूं, a को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए। और इसी तरह कोई और बाइनरी ऑपरेशन होगा तो उस बाइनरी ऑपरेशन के की सेंस में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन होपफुली आपको मतलब इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी कि हमने सिर्फ वो n फाइंड करना है जितनी टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a को कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, और वो n जो है वो हमने सबसे स्मॉल, ये पॉसिबल है कि एक से ज्यादा के लिए आए, तो हमने वो स्मॉल सबसे छोटा उनमें से लेना। अब इसकी एग्जांपल्स लास्ट टाइम भी कुछ की थी, इसकी एग्जांपल मजीद कुछ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम वाली ये एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी को मैं दोबारा एक दफा देख के फिर मैं इसको डिफरेंट एग्जांपल्स भी आपको देता हूँ। ओके, सो आर क्रॉस जो है उसको अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूं मैं, इसके एलिमेंट्स का मैंने ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, एलिमेंट्स को ले लेते हैं 1 बाय 1। 0 इसमें नहीं है, 1 फर्स्ट एलिमेंट है इसका, तो हमने ऑर्डर फाइंड करना है 1 का। 1 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। 1 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इन सब के लिए 1 आ रहा है, राइट। तो n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 जो भी आप लें, लेकिन हमने इसमें से क्या लेना है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लेना है। ओके, तो इनमें इन सब में से स्मॉल क्या है, 1 है। 1 को 1 टाइम्स ऐड करें आइडेंटिटी आ जाएगा, 2 टाइम्स भी करेंगे लेकिन वो 1 उससे छोटा है, हमने स्मॉलेस्ट ले लेना उनमें से। ठीक है, फिर ऑर्डर 1 का 1 है। फिर मैं इसमें बात करता हूं -1 का क्या ऑर्डर होगा। अब -1 को मैं 1 टाइम्स ऐड करूं तो 1 तो नहीं आता, -1 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -1 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 1 आता है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा। ओके, अब -1 का इससे इसके अलावा कोई ऑर्डर हो सकता है। वेल, -1 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो भी तो मेरे पास 1 आता है, लेकिन 2 स्टिल 4 से स्मॉल है, राइट। तो हमने सबसे स्मॉल लेना है एलिमेंट, सबसे स्मॉल। ओके, तो -1 का ऑर्डर 2 है, 1 का ऑर्डर 1 है। ओके, इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स का क्या ऑर्डर है। बाकी एलिमेंट्स लेट्स से मैं लेता हूं जी ऑर्डर ऑफ 2 मैं फाइंड करना चाह रहा हूं। 2 भी रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है, राइट। तो 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। भाई बहुत ऑकवर्ड सा क्वेश्चन लग रहा है
कि 2 को मैं मल्टीप्लाई करता जाऊं मेरे पास 1 आ जाए। तो यही इसमें मेन बात है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 8 आ सकता है, 16, 32, 1 नहीं आ सकता। 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई करना, राइट, किसी और एलिमेंट से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। तो मैं 2 को जितनी भी बार मल्टीप्लाई करूं 1 नहीं मेरे पास आ सकता। फिर लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि अगर ये कंडीशन हो कि आपको एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते रहें तो आपके पास आइडेंटिटी कभी ना आए, तो हम कहते हैं कि इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें मेन जो है मेन आइडिया। ठीक है, अब इसमें मैं मजीद अगर एक आध एग्जांपल करके आपको थोड़ा सा इसमें मजीद हम आगे चलते हैं। अब मैं ग्रुप ले रहा हूं, फिर आप शायद सोच रहे होंगे कि यही यूजुअल एग्जांपल्स हम बार बार करते हैं, यही ग्रुप्स की जो एग्जांपल हैं यही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। S3 जो है वो मतलब बहुत सारे केसेस में नॉन एग्जांपल्स बनाता है। नॉन एग्जांपल किस तरह बनाता है कि मतलब अगर आपने नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप लेना है S3 ले लें, नॉन साइक्लिक ग्रुप लेना है S3 ले लें, राइट, फाइनाइट ग्रुप है S3, ओके। फिर आपने अगर बिलियन ग्रुप लेना है Z ले लें, अगर आपने साइक्लिक ग्रुप लेना है Z ले लें। इसी तरह ये मतलब ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, यही बार बार आपको बुक्स में भी मिलेंगी और यही हम इसीलिए बार बार इनको रिपीट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अलावा बाकी एग्जांपल्स आप नहीं ले सकते, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, लेकिन इन एग्जांपल से हम यूज्ड हो चुके हैं, राइट। तो इसके ऊपर जब भी हम वर्किंग करते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है समझने में, अच्छा ये चीजें हमने पहले की हुई हैं, तो इसलिए ये हमारे मतलब हमें इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम। ऑफ कोर्स आप कोई भी और ग्रुप लेके इसकी एग्जांपल जरूर ट्राई कीजिएगा, बल्कि आपको जब आपके क्विजेज आएंगे, आपके असाइनमेंट्स आएंगी, सेशनल्स आएंगे, तो इन एग्जांपल्स की कम बात होगी, दूसरी एग्जांपल्स की बात होगी, उन ग्रुप्स की जो हमने किए हुए हैं। इसके अलावा डायहेड्रल ग्रुप्स हैं आपके पास, सिमेट्रिक ग्रुप्स में बड़े ग्रुप्स हैं इसके अलावा जो भी ग्रुप्स हमने किए, तो ये एग्जांपल्स तो हमने कर ली ना, ये मतलब ये तो हम इन डिटेल कर लेते हैं। तो इसका आप ये ख्याल रखिएगा कि ये ना हो कि आप इन्हीं एग्जांपल पे स्टक रहें और आप ये कहें कि इसके अलावा तो कोई एग्जांपल नहीं। ऐसा नहीं है, बाकी सब भी इसकी एग्जांपल्स बनाते हैं, लेकिन ये जो है ये फर्स्ट एग्जांपल्स हैं। एक लेक्चर में करना ये स्मॉल होती हैं, तो इसलिए एक लेक्चर में करना इनको आसान होता है। मुश्किल बाकी भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी लेंथी होती हैं, तो लेक्चर में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, उसमें हम इन एग्जांपल्स को, बुक्स वाले भी इसी एग्जांपल्स को यूजुअली कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो S3 है हमारे पास ग्रुप। तो S3 में आपके पास क्या हो रहा है? S3 में आपके पास ये हो रहा है कि आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स आइडेंटिटी है, 1 2 3 है, 1 3 2 है, और 1 2 है, 1 3 है, और 2 3 है। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक ग्रुप है S3। ओके, हम कर क्या रहे हैं? एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं, एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, लेट्स से कि ये जो एलिमेंट है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर फाइंड करना आपने। 1 2 3 खुद तो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, तो इसका ऑर्डर 1 तो नहीं हो सकता, इसका ऑर्डर 2 हो सकता है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 1 2 3 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, तो ये आप बहुत बार आप कर चुके हैं, मुझे बार बार इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि 1 2 3 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1 3 2 आएगा। ठीक है, तो ये तो फिर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर 2 भी नहीं हो सकता। 2 बार मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी नहीं आ रही। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि 1 2 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो अगर आप, फिर हमने ये देखा हुआ है कि 1 2 3 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर 3 है। इसको 3 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो मेरे पास जो है आइडेंटिटी आया। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 3 है। जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर, जितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा है वो नंबर हमने लिखना है, बस जितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा है कि आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, यहां मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कंपोजिशन। ठीक है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन सेट का होगा वही यूज करेंगे। ये बार बार मैं रिपीट करता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन जो है अब नहीं होनी चाहिए। अब हमने बहुत बार इन चीजों को कर लिया
कि ये कंफ्यूजन अब बिल्कुल रिमूव हो जानी चाहिए कि हम मल्टीप्लिकेशन मैं कहता रहूं, एडिशन कहता रहूं, जो भी कहूं, लेकिन आप इसका मुराद वही है कि जो भी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, ओके, तो सेट के ऊपर जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वही यूज करेंगे। आप बाहर से कोई मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं कर सकते हो सेट के ऊपर, राइट। तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। फिर आपने कोई और एलिमेंट ले लिया। इसी तरह आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम ये कर चुके हैं चीजें कि 1 3 2 का भी ऑर्डर जो है वो 3 है, ठीक है। फिर आपने 1 2 ले लिया। 1 2 का ऑर्डर क्या है ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। आप 1 2 खुद तो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें। लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसको किया था एक बार, ये आइडेंटिटी आता है। इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, ओके। इसी तरह आपके पास जो एलिमेंट है 1 3 उसका भी ऑर्डर 2 है, और एलिमेंट जो है वो 2 3 उसका भी ऑर्डर 2 है, ठीक है। और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है? आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, राइट। तो ये 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ग्रुप है G, उसके अंदर एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का है, 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के हैं और 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 के हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास अगर ऑर्डर 1 के एलिमेंट फाइंड करने हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके लिए। ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो वो हैं 1 2 1 3 और 2 3। ये तीनों एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के हैं। और ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट्स हैं, वो क्या है? 1 2 3 और 1 3 2, ठीक है। तो ये आपके पास इन तीनों के अलावा किसी और ऑर्डर के एलिमेंट S3 में मौजूद नहीं है। तो होपफुली ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर से हम क्या मुराद ले रहे हैं, ओके। अब इंटीजर्स के केस में भी मैंने ऑर्डर आपको बता दिया था। इंटीजर्स के केस में आइडेंटिटी 0 का ऑर्डर 1 है, बाकी सब एलिमेंट्स का ऑर्डर इन्फिनिटी है। कोई सा भी और एलिमेंट ले लें नॉन जीरो, उसको आप जितनी मर्जी टाइम ऐड करते रहें आपके पास 0 नहीं आएगा, राइट। 1 को आप 100 टाइम्स 10,000 10 मिलियन टाइम्स ऐड कर लें, आपके पास एलिमेंट बढ़ता जाएगा, 0 की तरफ वापस कभी भी नहीं आएगा। तो उन सब एलिमेंट्स का ऑर्डर इन्फिनिटी है, ओके। सो ये आपको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर एलिमेंट का ऑर्डर 1 है तो वो हमेशा इन्फिनिटी होगा, हमेशा आइडेंटिटी होगा, ओके। इसको मैं फिर से लिख देता हूं कि अगर A आपके पास कोई एलिमेंट है ग्रुप का, देन ऑर्डर ऑफ A जो है वो 1 होगा इफ एंड ओनली इफ A जो है वो आइडेंटिटी होगा, ठीक है। ग्रुप के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन है आपके पास, राइट। तो अब अगर आप इसको प्रूव करना चाहें, लेट्स सपोज आप इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपने इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि लेट्स से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब आसान चीजें हैं और इनको प्रूव करने के लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास एक डेफिनेशन है, उसको यूज करना है, हमारे पास प्रूव आ जाएगा, ओके। सपोज करें कि ऑर्डर जो है 2 साइड्स हैं इस प्रूफ की। ऑर्डर ऑफ A 1 है तो A आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर A आइडेंटिटी है तो उसका ऑर्डर हमेशा 1 होना चाहिए, राइट। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सपोज करें कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो 1 है, ठीक है। अब G के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन भी लेना पड़ेगा, तो वो मैं लेट्स से स्टार कह देता हूँ इस बार, आपको कंफ्यूजन ना हो कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हम यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी 1 है और ये वो, इस तरह की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया और उसकी आइडेंटिटी है E, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ऑर्डर जो है A का वो 1 है, ठीक है। अगर ऑर्डर एलिमेंट का 1 हो तो बाय डेफिनेशन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि A टू द पावर 1 जो है वो E के बराबर है। यही मतलब है ना, डेफिनेशन यही है ऑर्डर की, कि ऑर्डर वो पॉजिटिव इंटीजर होता है स्मॉलेस्ट जिसके लिए मैं A टू दैट पावर जो है वो E होगा, राइट। तो अब इसका मतलब यह है कि A E है। ये हमने एक साइड प्रूव कर दी, इजी, ठीक है। अगर ऑर्डर A का 1 है तो एलिमेंट खुद भी आइडेंटिटी होगा, राइट, ओके। फिर हमने A को आइडेंटिटी ले लें, तो आपने ये प्रूव करना ऑर्डर 1 है, तो ये भी सिंपल है कि
मतलब आइडेंटिटी को आप 1 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या स्टार अप्लाई करेंगे, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, तो आपके पास वो आइडेंटिटी ही आ जाएगी, बस दैट्स इट। आपके पास ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 1 हो जाएगा। ओके, सो ये आपके पास इसका प्रूव है। इसकी रिवर्स साइड आप एक लाइन दोबारा लिख लीजिएगा खुद ही, तो यहाँ पे आप इसको इसकी रिवर्स साइड भी लिख लीजिएगा। तो अगर एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, वो हमेशा आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी के अलावा कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता, और हर सेट में एक एलिमेंट जरूर होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा, यानी एक एलिमेंट जरूर होगा सेट में जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। हो सकता है बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट हो, जैसे Z के केस में सब के सब एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है सिवाय आइडेंटिटी के। ओके, सो ऑर्डर कभी 0 नहीं हो सकता एलिमेंट का, कम से कम ऑर्डर 1 होगा, और ज्यादा से ज्यादा ऑफ कोर्स इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्डर की हमने बात कर ली। इसमें होपफुली जो भी कंफ्यूजन थी वो आपकी रिमूव होगी। अब ऑर्डर की हम बात क्यों कर रहे हैं, हम इंटरेस्टेड क्यों हैं इसमें, हम फिर क्वेश्चन हम आंसर करना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक एलिमेंट लूं किसी सेट में से, किसी ग्रुप में से, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग उससे जनरेट होने वाला सेट है, उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, राइट? ये मेरा क्वेश्चन। ओके, सो अब हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिफाइन कर लिया, ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, किसी भी ग्रुप के ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, एक ग्रुप है G, तो G इज अ ग्रुप, तो हम ऑर्डर ऑफ G जो है, ऑर्डर ऑफ G, उसको मैं अक्सर इस तरह लिखूंगा, ये लेट्स से आपने इसको देखा होगा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड का साइन लगा के उसके अंदर G लिख देंगे हम, तो इसका मतलब ये होगा कि हम ऑर्डर ऑफ G की बात करें। ऑर्डर ऑफ G क्या है? हमने सिर्फ ये फाइंड करना है कि A में एलिमेंट्स कितने हैं, सॉरी ऑर्डर ग्रुप G में एलिमेंट्स कितने हैं। सो ऑर्डर ऑफ G इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। ठीक है, अब मतलब इसमें इस डेफिनेशन में इसके अलावा कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। तो अगर आपके पास सेट फाइनाइट होगा तो उसका एक फाइनाइट ऑर्डर होगा। अगर सेट में एलिमेंट्स इन्फिनिटली मैनी है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका हमें पता नहीं कितने हैं, तो उस ग्रुप का ऑर्डर ऑफ कोर्स इन्फिनिटी होगा। जैसे आपने जैसे Z3 का ऑर्डर फाइंड करना है, तो आपके पास इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसका ऑर्डर Z3 का 3 है। फिर आपने लेट्स से Z5 का ऑर्डर फाइंड करना है और 4 का करना है, जो भी, तो आपके पास इसका ऑर्डर 5 है। इन जनरल और Zn का ऑर्डर क्या है? n है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने S3 का ऑर्डर आप लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? उसमें 6 एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन A3 जो है इसका अल्टरनेटिंग सब ग्रुप, उसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे, राइट? इसी तरह आप कर सकते हैं। और Sn में इन जनरल इसका ऑर्डर जो है वो n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, फिर आपने अगर आपके पास Z हो, अब Z में कितने एलिमेंट्स हैं? Z तो एक बहुत बड़ा सेट है, इसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स हम इसके ऑर्डर की बात नहीं कर सकते, इसका ऑर्डर इन्फिनिटी है। ठीक है, इसमें Z का जो ऑर्डर है वो इन्फिनिटी है। इसी तरह R का ऑर्डर इन्फिनिटी है, और बहुत सारे इनफाइनाइट ऑर्डर के आपके पास ग्रुप्स हैं। तो लेट्स से R क्रॉस है, वो भी इन्फिनिटी ऑर्डर का है, और Q जो है वो भी इन्फिनिटी का है, राइट? इसमें मैंने बाइनरी ऑपरेशन कहीं नहीं दिया, आपको पता होना चाहिए कि इस बाइनरी ऑपरेशन की बात हो रही है। ठीक है, राइट, सो ये क्रॉस है यहाँ पे, राइट? सो ये ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो गया। ओके, सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप में मैं मेनली इंटरेस्टेड नहीं था, मैं मेनली इंटरेस्टेड इस चीज़ में हूँ कि वो जो एलिमेंट मैं जनरेट कर रहा हूँ, जो मेरा एलिमेंट जनरेट कर रहा है ग्रुप को या किसी सब ग्रुप को, वो उस सब ग्रुप में कितने एलिमेंट आएंगे। अब ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो अगर वो फाइनाइट ग्रुप है तो उसके तो मैं एलिमेंट्स फाइंड कर सकता हूँ कि इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो मतलब इसका वो एलिमेंट से क्या रिलेशन है, वो अगर मेरे पास सिर्फ एलिमेंट नोन हो और मुझे ये कहा जाए ये ग्रुप है, ये एलिमेंट है, इससे जनरेट होने वाला जो एलिमेंट है ना,
सेट है वो सब ग्रुप बनेगा, ये मुझे पता है, लेकिन उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, सब ग्रुप्स बनाने की जरूरत नहीं है हमें, अभी हम ये देख लेंगे कि उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे। ओके, तो इसी को हम अभी देखते हैं। ओके, सो अब रिलेशन, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि रिलेशन हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट लिया ग्रुप में से, उसका जो ऑर्डर है उसमें और जो सेट हमने जनरेट किया उस एलिमेंट से, उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। ओके, अब साइक्लिक सब ग्रुप मैंने यहाँ लिखा है कि ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक सब ग्रुप, मैंने एक एलिमेंट लिया ग्रुप में से, उससे जो मैं सेट जनरेट करूंगा वो जो ग्रुप बनेगा वो हमेशा साइक्लिक सब ग्रुप, उसी को हम साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं। तो एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है उसको साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं। अब ये हमारे पास बहुत नाइस फैक्ट है इफ यू लाइक, कि जो ऑर्डर, लेट्स से हमारे पास एक ग्रुप है जी हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें से मैं एक एलिमेंट लेता हूँ ए, ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत वेल नोन फैक्ट ये नोन है कि अगर आप ए का ऑर्डर लें, ए का ऑर्डर और ए से जनरेट होने वाला जो सेट है उसका ऑर्डर, ये दोनों सेम होते हैं। ओके, सो ये होपफुली फर्स्ट साइट में ये आपको इसकी क्लियर होगी कि ये हम मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मैंने ये डिफाइन किया कि कितनी बार मैं ए को मल्टीप्लाई करूं, लेट्स से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है ग्रुप के ऊपर, कितनी बार मैं ए को मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी आए, ठीक है। इसी को मैं कह रहा हूं कि अब ए से जो मैं सेट जनरेट कर सकता हूं, राइट, पावर्स ऑफ ए, और उसमें जितनी भी ऑल पॉसिबल इंटीजर पावर्स जितनी भी आप लेंगे, उससे जो सेट जनरेट करूंगा ए से, उसका ऑर्डर यानी उसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे वो और ए का ऑर्डर ये दोनों सेम है, राइट। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई एलिमेंट दिया जाए ग्रुप का, उसका अगर आप ऑर्डर फाइंड कर लें तो स्ट्रेट अवे आपको ये पता चल जाएगा कि जो इससे सेट जनरेट होगा उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो आपको ये सेट को जनरेट करने की जरूरत नहीं है कि मतलब पहले सेट जनरेट करें और फिर उसके बाद आप फाइंड करें कि इसमें एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं। पहले से नोन होगा कि जब भी एक एलिमेंट आप ग्रुप का लेंगे उसका आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है वो इन्फिनिटी हो, में ये चांसेस हैं ऑफ कोर्स, लेकिन फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब जो आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप बनाएंगे जो इससे जनरेट होगा उसमें भी इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपको ये पता चल जाता है कि ए का जो ऑर्डर है, ए का ऑर्डर वो फाइनाइट है, मतलब ये कि ए लेट्स से उसका ऑर्डर 5 है, तो आप ये क्लियरली फिर कह सकते हैं कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो भी 5 ही होंगे, जो सेट ए से जनरेट हो रहा होगा उसके अंदर भी 5 ही एलिमेंट्स आएंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो फिर होपफुली ये आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, इसकी एग्जांपल्स में मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी एग्जांपल्स में मैं ये कर सकता हूँ कि फर्स्ट केस में मैं ये ले लेता हूँ कि मेरे पास एक सेट है, लेट्स से Zn की फर्स्ट बात करते हैं, तो Zn में कोई सेट ले लें, Z4 है मेरे पास, नॉट 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं इसमें से किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना चाह रहा हूँ। ऑर्डर कैसे फाइंड करूंगा, लेट्स से मैं कहता हूं कि 2 का क्या ऑर्डर है जी, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 2, ठीक है। 2 का ऑर्डर मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, कैसे फाइंड करूंगा, वेल मैंने कितनी बार मैं 2 को ऐड करूं मॉड्यूलो 4 कि मेरे पास 0 आ जाए, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं लेट्स से 2 को 1 टाइम्स ऐड करूं तो 2 है, 2 तो 0 के इक्वल नहीं, 2 को 2 टाइम्स ऐड किया मेरे पास 4 आ गया, 4 मॉड्यूलो 4 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है और 2 का ऑर्डर 2 है, तो जो आप 2 से सेट जनरेट करेंगे उसका भी ऑर्डर 2 ही होगा, उसमें भी 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, ओके। तो ये मतलब बगैर सेट को जनरेट किए हुए आपको पता चल रहा है कि आपके पास जो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 2 ही आएंगे। अब ये स्मॉल सेट है, ये तो आप कहेंगे कि ये मैं जनरेट करके भी बता सकता हूँ इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो इसमें क्या एडवांटेज मिला मुझे, इसमें ये जो एलिमेंट है ये सेट बहुत स्मॉल है, इसमें तो 4 एलिमेंट्स हैं टोटल।
अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें बिगर सेट दे दूं तो शायद इसका एडवांटेज मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि और जो है एलिमेंट का ऑर्डर नोन हो तो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपको पता चल जाएगा कितने हैं, तो फिर आपको सारा सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये हो सकता है कि 1 का ऑर्डर क्या है। 1 का ऑर्डर ये है कि 1 + 1 + 1 + 1 4 मॉडुलो 4 जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 का ऑर्डर क्या है, 1 का ऑर्डर 4 है। अब आप इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 1 से जो आप सेट जनरेट करेंगे उसका ऑर्डर भी 4 होगा। अब इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, राइट, तो Z4 खुद उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये Z4 के इक्वल होगा। बगैर कुछ किए आप ये बता सकते हैं कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, और वो ये जो इससे सेट जनरेट होगा वो Z4 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब ये इसमें कॉन्सेप्ट है जो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है लेटर ऑन। अब इसमें एक आध मज़ीद एग्जांपल करके फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब इसमें लेट्स से इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि चीज़ इक्वल टू S3 पे फिर आ गया हूँ मैं, और मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिर इसमें 1 2 3 है, 1 3 2 है, और 1 2 है, 1 3 है, और 2 3 है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि जो ऑर्डर है 1 2 का वो 2 है। ठीक है, अब इससे जनरेट होने वाला जो सेट है 1 2 से जनरेट होने वाला जो सेट है 1 2 से जनरेट कर रहा हूं जो मैं सेट, उसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब मुझे अगर मैं ये सेट बनाना चाहूँ तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक मल्टीप्लिकेशन मुझे ऑलरेडी परफॉर्म करनी पड़ी जब मैं ऑर्डर फाइंड कर रहा था, राइट, लेकिन इससे मुझे ये पता चला कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक इसमें 1 2 होगा, खुद तो होगा ही एलिमेंट, फिर इसमें आइडेंटिटी भी होना चाहिए, यही 2 एलिमेंट्स आएंगे, इसके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। होंगे ही 2, और एक आइडेंटिटी डेफिनेटली होना चाहिए और एक ही एलिमेंट खुद भी होना चाहिए, क्योंकि इसी से तो ये जनरेट हो रहा है, तो इस सेट में ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो ऑर्डर है 1 2 3 का वो है जी 3। ठीक है, तो 1 2 3 से जो जनरेट होने वाला सेट है उसका भी ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, फिर इसमें अगर मैंने ये सेट लिखना है तो 2 एलिमेंट्स तो मुझे पहले ही पता है, 1 और 1 2 3, और थर्ड एलिमेंट हमने पहले से फाइंड किया कि इसमें थर्ड एलिमेंट ये आएगा, तो ये आपका एक्चुअली A3 है। ठीक है, तो मतलब ये कि आप सिर्फ एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करके ये बता सकते हैं कि आपका जो सब ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, राइट, तो एलिमेंट का ऑर्डर सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। ओके, सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अभी तक इस कॉन्सेप्ट को बहुत लाइटली हमने किया है, मतलब इसकी मज़ीद जो डेप्थ है और एप्लीकेशंस हैं वो हम थोड़ा सा आगे जाकर करेंगे। उससे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, तो अगर वो कॉन्सेप्ट करने के बाद हम फिर ये बता सकेंगे कि किसी ग्रुप के, ऑफ कोर्स शायद कुछ कंडीशंस हम लगाएंगे ग्रुप के ऊपर, लेकिन हम ये बताना हम ये चाह रहे हैं, ये हमारा मेन एम यही है कि हम किसी भी ग्रुप के ये बता दें कि कितने सब ग्रुप्स होंगे, और ये बता दें कि वो सब ग्रुप्स होंगे क्या, राइट, ये हमारा मेन एम है। लेकिन ये हम नहीं कर सकेंगे, मैं आपको रीजंस भी बता दूंगा कि इसको हम क्यों नहीं कर सकेंगे। हम ये फिर फाइंड करना चाह रहे हैं, कम से कम हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो या एक साइक्लिक ग्रुप हो इन जनरल, तो उसके क्या सब ग्रुप्स होंगे और कितने होंगे, कम से कम हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके, उसके लिए हमें कुछ 1-2 डेफिनेशंस की ज़रूरत है। वो डेफिनेशंस हम करके और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम जा रहे हैं, और उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद हम इस क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स। ओके, ग्रुप्स में अभी तक हमने जितनी भी बात की है,
हम ये बात कर रहे हैं कि एक ग्रुप है, उसका मतलब उसके ऊपर हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, राइट। जैसे आपने एक ग्रुप डिफाइन किया, फिर हमने कहा कि इसके सब ग्रुप्स क्या होंगे, ये ग्रुप कैसा होगा, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, परम्यूटेशन ग्रुप्स की बात कर ली, साइक्लिक ग्रुप्स की बात कर ली, मॉडुलो ग्रुप्स की बात कर ली, फिर इसी तरह डिफरेंट हमने कॉन्सेप्ट्स की बात की, लेकिन वो सारे के सारे उसी ग्रुप के ऊपर हैं, राइट। अब हमने ग्रुप्स बहुत सारे डिफाइन कर लिए, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इन ग्रुप्स में आपस में रिलेशन भी है कोई, या मतलब ये जस्ट एक सेपरेट एंटिटीज हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे मतलब ये ह्यूमन रिलेशंस में भी ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स एक सेपरेट एंटिटीज होते हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड होते हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, राइट। इसी तरह बहुत सारी मतलब दूसरी फील्ड्स में भी, जैसे केमिस्ट्री है तो आप ये दो केमिकल्स हैं तो आप ये इंटरेस्टेड होंगे इस चीज में कि उन दोनों केमिकल्स का आपस में रिएक्शन क्या होगा, उनका आपस में रिलेशन क्या है, राइट। वो मतलब केमिकल्स अगर आप उनको मिक्स करें या आप उनका आपस में इंटरेक्शन करवाएं तो आपके पास क्या रिलेशन बनता है। इसी तरह बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं, जैसे आपके पास सन है और अर्थ है, उनमें आपस में क्या इंटरेक्शन है उनकी, ओके। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें जैसे रियल लाइफ में भी होती हैं। तो अब हमारे पास जो एंटिटीज हैं जिनके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं वो ग्रुप्स हैं इस कोर्स में। अब ग्रुप्स जो हैं हमने बहुत सारे डिफाइन कर दिए। अब एक क्वेश्चन शायद आपके माइंड में हो कि अब ये सारे ग्रुप्स क्या डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो हमने डिफाइन किए हैं, या इनमें से ऐसा भी हो रहा है कि हमने दो ग्रुप्स लिखे हुए हैं, वो हैं दोनों एक ही, लेकिन मतलब उनके डिफरेंट तौर पे हमने एलिमेंट्स के लिखे हुए हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि S3 जो है वो है ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 3 एलिमेंट्स। फिर मैंने एक और एलिमेंट एक ग्रुप जनरेट करने की कोशिश की। वो ग्रुप मैंने कैसे जनरेट किया, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, उसकी मैंने सिमेट्रीज फाइंड की, तो मैंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। 3 वर्टिसेस थे उसके। अब उन तीनों वर्टिसेस को भी मैंने 1 2 3 कह दिया। अब ये भी पॉसिबल है कि मैं उन वर्टिसेस को A B C कह दूं, फिर मेरे पास जो ग्रुप इन द एंड आएगा वो डिफरेंट लगेगा उस ग्रुप से जो मैंने ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 3 एलिमेंट से जनरेट किया था, राइट। तो अब ये दो ग्रुप लगते डिफरेंट हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों सेम ग्रुप्स हैं, क्योंकि जो S3 के एलिमेंट्स हैं उनमें भी वही रिलेशंस हैं जो जिसको मैंने D6 कहा था या D3 कहा था, जो भी आप नोटेशन आपको पसंद हो। तो आपने D6 और S3 को हमने कहा ये सेम है, लेकिन आप वर्टिसेस को चेंज करके देखें। अगर आप ट्राइंगल के वर्टिसेस लें 1 2 3 की बजाय A B C, तो आपके पास ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज आपको लगेगी, लेकिन वो डिफरेंट नहीं है। हमने ये देखा है कि वो दोनों ग्रुप सेम है। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हम ग्रुप में के बारे में फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो ग्रुप्स पड़े हुए हैं, क्या वो ग्रुप सेम है? अगर हैं तो, अगर सेम नहीं है तो क्या उनमें कोई रिलेशनशिप है, कोई इंटरेक्शन है उन ग्रुप्स में? अगर कोई इंटरेक्शन है तो उस रिलेशन को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। जैसे मैं एक ग्रुप मेरे पास है और एक लेट्स से G ग्रुप है और एक ग्रुप है लेट्स से H। क्या मैं ग्रुप G से ग्रुप H फाइंड कर सकता हूँ या ग्रुप H से ग्रुप G फाइंड कर सकता हूँ? तो जो भी रिलेशन है ग्रुप्स के दरमियान, उन रिलेशंस को हम नेक्स्ट स्टडी करना चाह रहे हैं। अब रिलेशन एक मैथमेटिक्स टर्म में अगर आप लेना चाहें तो रिलेशन को आप मैथमेटिक्स की टर्म में क्या कहेंगे? दो सेट्स के दरमियान में एक रिलेशन आप बनाना चाह रहे हैं, राइट। अब रिलेशन में फंक्शन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाइनरी ऑपरेशन की बात भी कर चुके हैं, राइट। तो अब रिलेशन क्या है? एक सेट से या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे जाना है, राइट। मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, लेट्स से G1 है और G2 दूसरा ग्रुप है। इस ग्रुप से मैं इस ग्रुप में जाना चाह रहा हूं, दोनों में आपस में रिलेशन फाइंड करना चाह रहा हूं। अब मैथमेटिक्स की टर्म में रिलेशन का क्या मतलब होता है? रिलेशन ये है कि इस ग्रुप में से एलिमेंट्स लूं और उनको G2 के एलिमेंट्स के ऊपर मैं मैप कर दूं, इफ यू लाइक। G1 के एलिमेंट्स हों, अगर उनके दरमियान कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन यूज करते हुए मैं G1 के एलिमेंट्स को G2 के एलिमेंट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दूं।
तो मैथमेटिक्स की टर्म में रिलेशन जो है वो एक फंक्शन होता है या मैप होता है, ठीक है। फंक्शन होता है या मैप होता है, दोनों टर्म्स हम इंटरचेंजेबली एक ही चीज को के लिए यूज करते हैं। अब ये मैप या फंक्शन क्या है, इसको हम इन डिटेल इसकी बात कर चुके हैं इस कोर्स में। वो क्या है कि आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, डोमेन होती है, को डोमेन होती है, रेंज होती है, ये सारी चीजें। डोमेन के हर एलिमेंट के लिए को डोमेन में एक एलिमेंट होना चाहिए और वो एलिमेंट जो है यूनिक होना चाहिए। बस ये एक दो कंडीशंस हैं तो आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा। तो जब भी मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की टर्म में कि दो ग्रुप्स के दरमियान, दो सेट्स के दरमियान मैं रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैं दो ग्रुप्स के दरमियान में एक फंक्शन डिफाइन करना चाह रहा हूँ जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर मैप करता है या एक ग्रुप के एलिमेंट को दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से रिलेट करता है, राइट। तो ये फंक्शन हमारे पास ऐसी एंटिटीज हैं जो हमें रिलेशंस बताते हैं दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान, दो डिफरेंट सेट्स के दरमियान। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रिलेशन फाइंड करना चाहता हूँ ग्रुप्स के दरमियान, तो जब भी मुझे दो ग्रुप्स गिवन हो तो मैं उनके दरमियान में रिलेशन फाइंड कर लूँ, राइट। तो एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के ऊपर मैप कर दूँ। लेकिन अब ग्रुप है, ग्रुप सिर्फ सेट नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है उसमें, इसके अलावा भी कुछ है ग्रुप में। ग्रुप एक सेट है और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन भी है, राइट। सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन भी है, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन कर लेना इनफ नहीं है रिलेशन फाइंड करने के लिए। रिलेशन आपको फंक्शन क्या दे देगा, एलिमेंट्स का एलिमेंट से रिलेशन, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन का बाइनरी ऑपरेशन से क्या रिलेशन है। ग्रुप एज अ सेट तो कुछ नहीं है ना, ग्रुप तो जब बनेगा जब आपके पास सेट भी होगा और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन भी होगा। आपने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के ऊपर मैप कर देगा, ठीक है। लेकिन अब जो बाइनरी ऑपरेशन है उसका क्या हुआ, G1 के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है, G2 के ऊपर भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो दोनों बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या इंटरेक्शन है आपस में, ओके। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है जो बाइनरी ऑपरेशन का भी इंटरेक्शन हमें बताए। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं एक डेफिनेशन में, और उस डेफिनेशन को हम कहते हैं कि ये आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। आपके पास ग्रुप्स हैं दो, G और H, ठीक है। वो दो ग्रुप्स हैं आपस में, ग्रुप्स हैं, दो चीजें उसमें मौजूद हैं, मैंने यहां पे लिख भी दिया है। ग्रुप G है, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, कोई सा स्टार बाइनरी ऑपरेशन। H एक ग्रुप है, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है डॉट, मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी नहीं है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। ये दो ग्रुप्स हैं आपके पास, तो बेसिकली चार एंटिटीज हैं, दो सेट्स हैं और दो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब इन चारों एंटिटीज का आपस में आपने इंटरेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले मैं कहता हूं कि मैप एक डिफाइन कर देता हूं G से H पे, फंक्शन हो गया, ठीक है। एक मैप डिफाइन कर दिया, कैसे कि G के एलिमेंट्स को H के एलिमेंट्स के ऊपर मैप कर दे, ठीक है। G के एलिमेंट्स का H के एलिमेंट से रिलेशन बता दे हमें, ठीक है। तो मैप हमने डिफाइन कर दिया एक सेट G से सेट H के ऊपर, तो एलिमेंट्स का रिलेशन हमें मिल गया, दो एंटिटीज हमने आपस में रिलेट कर दी, राइट। लेकिन अब दो एंटिटीज अभी भी बचती हैं ना, कि हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है और एक बाइनरी ऑपरेशन डॉट है। इन दोनों एंटिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तो इस ग्रुप के ऊपर रिलेशन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन हो चुका, ग्रुप के ऊपर तभी रिलेशन डिफाइन होगा जब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है इनका भी कोई आपस में रिलेशन होगा, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया दो एलिमेंट्स का G में, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है G1 स्टार G2, ठीक है। अब फाई क्या कर रहा है, फाई ये कर रहा है कि G1 को एक एलिमेंट दे रहा है H में, G2 जो है उसको फाई क्या कर रहा है, वो भी H में लेके जा रहा है, ठीक है। अब G1 और G2 जो हैं वो एलिमेंट्स हैं ग्रुप G के, उनके ऊपर स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
तो G1 स्टार G2 जो है वो उसके ऊपर जब हम फाई अप्लाई करें तो ये बाइनरी ऑपरेशन है ना, G1 और G2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो जब मैं इसके ऊपर फाई अप्लाई करूं तो ये फंक्शन क्या करे, ये फंक्शन हमें रिलेशन बताए बाइनरी ऑपरेशंस के दरमियान भी। वो कैसे कि ये जो एलिमेंट्स अब मुझे मिल रहे हैं G1 के कॉरस्पॉन्डिंग फाई ऑफ G1 और G2 के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा है फाई ऑफ G2। ठीक है, अब इन दोनों एलिमेंट्स अब H में है, इनके ऊपर स्टार तो अप्लाई नहीं कर सकता। इनको जब मैं आपस में डॉट H का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं तो ये दोनों साइड्स जो हैं ये इक्वल आए। ठीक है, अब इसको मैं होमोमॉर्फिज्म कह रहा हूं, ये स्पेशल टाइप ऑफ मैप है। राइट, एक फंक्शन है लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशंस को भी प्रिजर्व कर रहा है इफ यू लाइक। वो कैसे कि जब मैं G के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता हूं तो G के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो इमेज आ रहा है H में, उनके ऊपर जब H का बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं तो ये दोनों साइड्स आपस में सेम आनी चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है। तो मतलब ये हम कहना ये चाह रहे हैं, जो हम थोड़ी देर में इसको मजीद फॉर्मल करेंगे, कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं G और H, उनके अंदर कुछ बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन हुए हैं। ठीक है, स्टार और डॉट। ठीक है, G और H के एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, हम कुछ देर में ये कहेंगे कि G और H सेम कब होंगे। राइट, तो G और H का एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होने चाहिए, यानी वो आपस में सेम होने चाहिए किसी सेंस में। और फिर हम ये कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन भी सेम होना चाहिए। राइट, अब बाइनरी ऑपरेशन सेम होना चाहिए, फिर अगेन कोई किसी सेंस में एग्जैक्टली सेम ना हो लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज सेम हो। राइट, तो मतलब इसको हम इन डिटेल थोड़ी देर में देखते हैं। तो फाई एक होमोमॉर्फिज्म होगा अगर वो G और H के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट कर दे और G और H के जो होमोमॉर्फिज्म है उनको आपस में रिलेट करे। राइट, सो फाई ऑफ G1 क्रॉस स्टार G2 जो है फाई ऑफ G1 डॉट फाई ऑफ G2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर बता रही है कि ये आपस में रिलेटेड है, और फर्स्ट कंडीशन आपको ये बता रही है कि जो मैप आपने बना दिया है ये अब एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करें। अब इसको क्लियर करने के लिए इसकी कुछ एग्जांपल्स चाहिए होंगी हमें, तो एग्जांपल्स हम कुछ मैप्स की करते हैं। ओके, सो हम इजियर ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। आपके पास Z एक ग्रुप है। ठीक है, फिर हमने एक ग्रुप लिया था लेट्स से 2Z भी एक ग्रुप है। राइट, 2Z ठीक है, ये सब ग्रुप है Z का। सब ग्रुप होना जरूरी नहीं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है सब ग्रुप की, दोनों कोई से ग्रुप हो सकते हैं। Z भी अंडर एडिशन एक ग्रुप है, 2Z भी अंडर एडिशन एक ग्रुप है। ठीक है, इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर क्या मैं कोई मैप डिफाइन कर सकता हूँ? कोशिश करते हैं। फाई मैं डिफाइन करता हूँ Z से 2Z के ऊपर। ठीक है, ये फाई क्या कर रहा है, ये एलिमेंट ले रहा है Z में से कोई फाई ऑफ n, और उसको क्या कर रहा है, उसको मैंने इस Z का जो एलिमेंट है उसको मैंने लेके जाना 2Z में। तो मेरे पास जो फाई है वो फाई ऑफ n, ये एलिमेंट होना चाहिए 2Z का। राइट, अगर ये फाई जो है मैप है Z से 2Z पे। अब मैं क्या करूं कि मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट 2Z में 2 के मल्टीपल्स हैं, तो n को मैं 2 का मल्टीपल कैसे बनाऊं? मैं ये मैप डिफाइन कर देता हूं कि हर n जो है वो 2n के ऊपर मैप हो रहा है। ठीक है, हर n जो है वो 2n के ऊपर मैप हो रहा है। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक मैप डिफाइन कर दिया Z से 2Z के ऊपर। तो मैप मेरे पास आ गया, फाई जो है Z से 2Z के ऊपर मेरे पास एक मैप है। ठीक है, कैसे डिफाइन किया? फाई ऑफ n, कोई भी इंटीजर है n, वो 2n के ऊपर मैप हो जाए। n जो है कोई सा एक इंटीजर है। ठीक है, ये एक मैप है, फंक्शन है। ये आप प्लीज प्रूव कीजिएगा कि एक फंक्शन है। ये इजी एग्जांपल है, इसमें कुछ भी नहीं है कि इसको आपने प्रूव करना है, ये फंक्शन है। राइट, तो अब फाई मेरे पास एक फंक्शन, एक मैप मिल गया मुझे, लेकिन ये रिलेशन बता रहा है एलिमेंट्स के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अगर मैं यहाँ लूँ तो वो 2 पे मैप हो रहा है, 2 लूँ तो 4 पे चला जाएगा, 4 लूँ तो लेट्स से 8 पे चला जाएगा, और इसी तरह सारे एलिमेंट्स। 0 कहाँ पे जाएगा? 0 0 पे जाएगा,
फिर और किधर और कौन से एलिमेंट्स है, -1 जो है वो -2 पे जाए। इसी तरह हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एलिमेंट मिलेगा, तो एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन जरूर बन गया। हर एलिमेंट के लिए आप एक एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं इस मैप के अंदर, एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन बन चुका है। तो क्या बाइनरी ऑपरेशंस का भी आपस में रिलेशन है? तो आप कोई से दो एलिमेंट्स लें, n1 और n2 z में से, तो जब इन दोनों को ऐड करें और उनके ऊपर फाई अप्लाई करें, तो n1 प्लस n2 एक और एलिमेंट है z का, n1 इंटीजर है, n2 भी इंटीजर है, दोनों का सम भी इंटीजर होगा, राइट। तो आपके पास फाई ऑफ n1 प्लस n2 जो है वो आ जाएगा 2 टाइम्स n1 प्लस n2, राइट। जो भी इंटीजर लेंगे फाई क्या करेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, बस इसके अलावा फाई ने कुछ नहीं करना, ये इसका मेन पर्पज है। तो अब इसको थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं आप, तो कह सकते हैं 2n1 प्लस 2n2 के इक्वल है ये, ठीक है। अब अगर आप फाई ऑफ n1 करेंगे तो वो हो जाएगा 2n1, फाई ऑफ n2 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2n2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2n1 है इसको आप लिख सकते हैं फाई ऑफ n1, और 2n2 को लिख सकते हैं फाई ऑफ n2। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि फाई ऑफ n1 प्लस n2 जो है वो इक्वल है फाई ऑफ n1 प्लस फाई ऑफ n2, ठीक है। अब n1 और n2 इंटीजर्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फाई ऑफ n1 जो है ये 2z का एलिमेंट है, फाई ऑफ n2 भी 2z का एलिमेंट है, ओके। अब यहां पे ये जो एडिशन है ये z की है, राइट, और ये वाली जो एडिशन है ये 2z की है। दोनों सेम एडिशंस हैं, आई एग्री, दोनों सेम एडिशंस हैं, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन z और 2z के हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं ये सेम है, मतलब इनके अंडर जो आंसर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेशन जो हैं वो भी आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। एलिमेंट्स भी आपस में रिलेटेड हैं, बाइनरी ऑपरेशंस भी आपस में रिलेटेड हैं। तो यही मेन हम चीज करना चाह रहे थे कि हम एक मैप डिफाइन करना चाह रहे थे ग्रुप 1 से ग्रुप 2 पे, जिसमें एलिमेंट्स भी आपस में रिलेटेड हों और जिसमें बाइनरी ऑपरेशंस भी आपस में रिलेटेड हों, ओके। अब एक मैप और मैं डिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको डिस्कशन को थोड़ा सा क्लोज करेंगे, राइट। अब हमारे पास लेट्स से आप मैप ले रहे हैं फाई, और फाई के अंदर आपने ये करना है कि मैप ले लें लेट्स से आप मे बी आर से आर से आप ले लें आर प्लस पे, ठीक है, और यहां पे मैं ले लेता हूं आर क्रॉस। अब आर क्रॉस और आर प्लस ही हैं, आर क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन है और आर प्लस जो है वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, क्या ये दोनों ग्रुप्स हैं? वेल आर क्रॉस डेफिनेटली ग्रुप है, आर प्लस ग्रुप है। वेल इसमें सिर्फ पॉजिटिव इन रियल नंबर्स आ रहे हैं सारे, और पॉजिटिव रियल नंबर्स जो हैं उनका इन्वर्स आपने फाइंड करना है। तो इन्वर्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स वो भी पॉजिटिव ही होगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं। अब मैं इस मैप डिफाइन करना चाह रहा हूँ इन दोनों के दरमियान, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले सेट में आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, आर क्रॉस में आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन से? आपके पास आ रहे हैं फाई ऑफ, इसमें बहुत सारे ज़्यादा रियल नंबर्स हैं, इफ़ यू लाइक, बहुत वेग स्टेटमेंट है ये, और अगर मैथमेटिक्स का कोई ज़्यादा जानने वाला होगा तो वो इस पे एतराज़ भी करेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आर क्रॉस के अंदर बहुत थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं आर प्लस के अंदर, लेकिन आर क्रॉस के अंदर भी इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स हैं, आर प्लस के अंदर भी इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स हैं। तो ये इसकी इतनी सेंस नहीं बनती स्टेटमेंट की, लेकिन हमने एक एलिमेंट लेना है आर क्रॉस में से और उसको मैप करना है मैंने आर प्लस में से। अब मैं इसको कैसे मैप करूं?
अब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी मौजूद हैं आर क्रॉस में, आर प्लस में कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो इसको मैं कैसे मैप करूं कि हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक पॉजिटिव नंबर ही मिले। ओके, इसके एक से ज्यादा वेज हैं, लेकिन एक मैं ये कर सकता हूं कि फाई ऑफ एक्स को मैं एक्स स्क्वायर कर दूं। मुझे मैप डिफाइन करना है आर क्रॉस, यानी सारे नॉन जीरो रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नेगेटिव तो मेरा आंसर नहीं आ सकता ना, अगर नेगेटिव आएगा तो मैप डिफाइन ही नहीं होगा। फंक्शंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, ये आपने बहुत डिटेल में किया मैं। तो फाई ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल मैं अगर कर देता हूँ, ये एक मैप मैंने डिफाइन किया, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, वो डिफाइंड है, आपको पता है कैसे डिफाइन होती है। अब ये मैप है, ये फंक्शन है, ये आपने चेक किया कैलकुलस में, हम ये एग्जांपल बार बार करते हैं, ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, इस फंक्शन को मैं ये चेक करना चाह रहा हूं सबसे पहले तो क्या ये एलिमेंट्स को एलिमेंट्स से रिलेट कर रहा है। ऑफ कोर्स ये कर रहा है। क्या आपने ये कोई सा एलिमेंट लेंगे, लेट्स से 2 लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास 4 आ जाएगा इस मैप के अंदर। आपने 1/2 लिया तो आपके पास 1/4 आ जाएगा, राइट। इसी तरह आपने लेट्स से -5 लिया तो आपके पास 25 आ जाएगा। सब नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शंस होल नंबर्स सब के लिए आपके पास एक स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, ये प्रॉब्लम नहीं है हमें। हर एलिमेंट रिलेट हो रहा है किसी और एलिमेंट से आर प्लस के अंदर। ओके, सो एलिमेंट्स का रिलेशन आपस में मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन जो है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन वो भी डिफाइंड है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, 2 एलिमेंट्स लेने x1 और x2 आर क्रॉस में से, इसमें डॉट बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो x1 को x2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा x1 x2, राइट। सो x1 x2 को अगर मैं उसके ऊपर 5 अप्लाई करूं मेरे पास आ जाएगा x1 x2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं x1 स्क्वायर टाइम्स x2 स्क्वायर, राइट। और फिर वही बात जो हमने लास्ट टाइम की थी, ये 5 ऑफ x1 और 5 ऑफ x2। तो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, बाइनरी ऑपरेशन आपस में रिलेटेड हैं, तो ये मैप जो है ये होमोमॉर्फिज्म है, राइट। ओके, अभी 2 एग्जांपल्स मैंने किए हैं, दोनों बहुत ट्रिवियल एग्जांपल्स हैं, बहुत आसान एग्जांपल है। बाइनरी ऑपरेशन सेम है, सेट्स भी ऑलमोस्ट सेम थे, राइट। नेक्स्ट टाइम हम होमोमॉर्फिज्म को दोबारा एक बार देखेंगे, डेफिनेशन भी, और फिर हम बहुत सी इसकी नॉन ट्रिवियल एग्जांपल्स करेंगे और आपको फिर ये क्लियर होगा कि बाइनरी ऑपरेशन आपस में रिलेटेड होने का क्या मतलब है। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल करेंगे। तो अभी मैं इस डिस्कशन को क्लोज करता हूं अपनी आज की, और आप एक लेक्चर को समराइज करके हम इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स जो हैं वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया मेन डिस्कशन जो है आज के लेक्चर की एलिमेंट के ऑर्डर के साथ। एलिमेंट का ऑर्डर हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है, ग्रुप आपके पास G है, उसमें कोई एक एलिमेंट ले लें आप A, उसके ऑर्डर से मैंने क्या मुराद ली, उसका ऑर्डर ये होगा कि सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन मेरा ये है, कितनी बार मैं एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। A को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए, और उनमें से सबसे स्मॉल मैंने n चूज करना है। लेट्स से मैंने A को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1 आ गया। अब 5 अगर स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है, मतलब ये कि अगर 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूं 1 आए तो हमारे पास 5 ऑर्डर होगा। अगर 5 से छोटा कोई नंबर ना हो जिसके लिए मैं उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाए, राइट। तो मेरे पास मैंने ऑर्डर एलिमेंट का डिफाइन किया, इसको हमने डिटेल में देखा कि एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफरेंट सेट्स में क्या होगा। फिर हमने ये कहा कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। ग्रुप का ऑर्डर को हमने सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया। वो क्या था कि आपके पास एक ग्रुप है, उसका ऑर्डर फाइंड करना चाह रहे हैं, जस्ट ये काउंट करें कि ग्रुप में एलिमेंट्स कितने हैं, राइट। तो ये सिंपल। फिर हमने कहा कि साइक्लिक सब ग्रुप जो होते हैं ग्रुप के, उनका ऑर्डर क्या होगा। फिर हमने ये कहा कि आप एलिमेंट्स ले लें ग्रुप में से, उसी से आपने सेट जनरेट करना है तो साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा ना। तो उस एलिमेंट का आप ऑर्डर फाइंड कर लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्रुप बनेगा, सब ग्रुप बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा।
हमने ये कहा कि अगर आपके पास एलिमेंट का ऑर्डर नोन हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि साइक्लिक सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ये आपने नेक्स्ट बात की हमने। फिर हमने ये कहा कि अब ग्रुप्स के ऊपर हमने बात कर ली, ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज थी, जो हमें उसके एग्जांपल्स हमने देखी, सब ग्रुप्स की बात की, तो जो भी चीज़ थी हमने ग्रुप से रिलेटेड उसकी बात की। फिर हमने कहा कि अब दो ग्रुप्स हैं, एक नहीं है दो ग्रुप्स हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या होगा, उस रिलेशन को हमने स्टडी करने के लिए फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन करने की कोशिश की, उसको हमने होमोमॉर्फिज्म कहा। होमोमॉर्फिज्म बहुत आसान अल्फाज में, इसको हम दोबारा भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आसान अल्फाज में क्या है, दो ग्रुप्स हैं, उनके अंदर एलिमेंट्स हैं और बाइनरी ऑपरेशंस हैं। एक ऐसा मैप डिफाइन करना है जो आपको एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स के दरमियान भी रिलेशन बताए और बाइनरी ऑपरेशंस के दरमियान भी आपस में रिलेशन बताए, राइट। तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की अभी तक सिंपल प्रिसाइज डेफिनेशन है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी होमोमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे और इसी से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आएंगी और होपफुली आपको पसंद आएंगी जो हम इससे होमोमॉर्फिज्म से हम रिजल्ट्स डिड्यूस करेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूँ इस लेक्चर में, उन क्वेश्चन को आंसर भी हमने करना है, राइट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन and hopefully I'll see you in the next lecture. Thank you very much.